जैसे शिक्षा के मामले पर है, जनता सरकार मोर्चा का विजन क्या है शिक्षा के मामले पर? हमारा विजन यह है कि भाई गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, अनपढ़ का बच्चा हो या डॉक्टरेट का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, नौकरी करने वाले का बच्चा हो या दिहाड़ी करने वाले का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, हर बच्चे को, वो गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, हर बच्चे को पढ़ाई के लिए मजबूरी में अपना गांव या अपनी मूल जगह छोड़कर ना जाना पड़े, पहली बात। दूसरा, सबसे गरीब बच्चे के लिए भी वही एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जो सबसे अमीर के लिए होती है। गांव का जो कम्युनिटी का स्कूल है, जो गांव का स्कूल है, वहां वही पढ़ाई होनी चाहिए जो कहीं 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया महीने की भी फीस का अगर स्कूल होता हो तो उतनी लगती हो। बताओ कौन सहमत नहीं है आप में से? बताओ भाई कौन सहमत नहीं है? जो हाथ खड़ा कर रहा है वो सहमत नहीं है? जो सहमत है वो बताइए कौन कौन सहमत है, हाथ खड़ा करके। सहमत है ना? अब सब सहमत है। अब आएगा अगला नंबर, ये पहला नंबर है कि भाई मैंने शिक्षा के मामले पर अपना विजन रखा, आप सारे लोगों को यही चीज चाहिए, अब हम इसके लिए काम चालू करते हैं। काम चालू करने में अब देखना पड़ेगा कि ये काम किसका है। शिक्षा व्यवस्था बनाना काम किसका है? एक बात ध्यान रखिएगा, शिक्षा बच्चे को तैयार करती है, क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, बड़ा होकर क्या बनेगा, समाज के लोगों से जुड़ेगा कि कटेगा, परिवार को क्या समझेगा, वो जीवन को क्या समझेगा, धन दौलत पैसे को क्या समझेगा, वो किस तरह का जीवन जिएगा, ये सब तय होता है उस शिक्षण व्यवस्था के जरिए। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति या अमेरिका में कोई बैठा व्यक्ति या फिर लखनऊ में बैठा किसी दफ्तर में बैठा व्यक्ति आपके बच्चे के बारे में आपसे ज्यादा बेहतर सोच सकता है क्या? हाँ बताइए, क्या दिल्ली में बैठा व्यक्ति आपके गांव के बारे में आपसे ज्यादा चिंतित हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? आप खुद। इसका मतलब वो कैसी शिक्षा होनी चाहिए, ये गांव को तय करना चाहिए या दिल्ली या बाहर कहीं बैठे व्यक्ति को करना चाहिए? गांव को करना चाहिए। बिना बात करे तय करने की पोजीशन पर आ सकते हैं। गांव बैठेगा, मैं इसको गांव मान लेता हूं, मैं कह रहा हूं हमारे बच्चे हैं टोटल पूरे गांव के अंदर 780। जनता सरकार मोर्चा का विजन यह है कि 780 के 780 समाज में इज्जत पाएं, 780 में से एक भी अपराधी ना हो, 780 में से एक भी नशेड़ी ना हो, 780 में से सबको रोजगार की गारंटी देने वाला समाज ऐसी व्यवस्था बनाए। हम जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि भाई आज मेरे गांव के 340 बच्चे 12वीं पास करके 18 साल पूरा कर रहे हैं, कल को अगर इनमें से कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो उसको कहां सेट करना है, कोई पढ़ना चाहता है तो उसको कैसे पढ़ाना है, कोई टेक्निकल काम करना चाहता है उसको कैसे सिखा करके एडजस्ट करना है, कोई क्या करके करना चाहता है, उस बच्चे को उसकी मर्जी का, उसकी पसंद का, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार की स्थापना करने की गारंटी हम सब लोग मिलकर करते हैं। बताओ कौन कौन सहमत है? ये जो हाथ नहीं कर रखे खड़े, ये बताओ क्यों सहमत नहीं हो सहमत? चलो, अब इस शिक्षण व्यवस्था को बिना मैराथन बातचीत किए आप लोग स्थापित कर पाओगे? बात तो करनी पड़ेगी। बात करने के लिए आपके अंदर एक समझ पैदा होनी चाहिए। क्या समझ पैदा होनी चाहिए? सबसे पहली समझ कि जो बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है वो हम सबका बच्चा है, जो मेरे घर में पैदा हुआ है वो हम सबका बच्चा है, जो बच्चे हैं वो सबके साजले हैं। क्योंकि मेरे बच्चे में और आपके बच्चे में यदि फर्क हो गया तो आपका बच्चा ही मेरा बच्चे का प्रतिद्वंदी बनेगा। क्यों? कंपटीशन उसी दिन चालू हो जाएगा। और कंपटीशन यदि होगा, सीट है 4, बच्चे हैं 10, तो 10 के 10 बच्चों के मां बाप रोज परमात्मा से, भगवान से, अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि हे भगवान बाकी के 9 बच्चे कहीं पर भी ना आए, मेरे वाला फर्स्ट आना चाहिए बस। क्यों जी? यही होगा कि नहीं होगा? सब बच्चे ये नहीं कहेंगे कि 10 के 10 बच्चों का भला होना चाहिए, कोई माँ बाप ये नहीं कहेगा क्योंकि सीट ही 4 है भाई, 10 का हो ही नहीं सकता है, तो सब कहेंगे कि मेरे वाले का होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। तो जो इसमें मिशन में साथ आना चाहता हो वो अपने मोर्चे के साथ जुड़ जाए।
स्वास्थ्य के मामले में हम ये कह रहे हैं, आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, आप एक पैसा नहीं कमाते हो, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका इलाज होगा, 100% होगा। आपने आधार कार्ड बनवाया है, नहीं बनवाया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी है, नहीं है, वोट आपकी है, नहीं है, आप थोड़े पैसा कमाते हो, आप किस जात के हो, आप सर इस सिस्टम में बैठे किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हो या विरोध करते हो, आप बीमार हो तो बिना आपका नाम पूछे भी आपका इलाज होना चाहिए कि नाम पूछकर होना चाहिए? आप बताइए, एक आदमी अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा, उससे यह पूछने की जरूरत क्या है कि तेरा नाम क्या है? उससे यह पूछने की जरूरत है तुझे दिक्कत क्या है? क्यों भाई? बोलो भाई, तुझे बीमारी क्या है ये बताना, और उस बीमारी का दवा दे के भेजो उसको। कार्ड बना, वहां पे पर्ची लगवा, तुमने कौन सा वैक्सीन लिया है, आधार कार्ड दिखा, फैमिली आईडी दिखा, प्रॉपर्टी अपार आईडी दिखा, है या क्या बात करते हो यार? बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आया है, उसको पढ़ाओ, बात खत्म। तुम सीखना क्या चाहते हो ये पूछो खाली। लेकिन नहीं, सीन कुछ और चल रहा है, गेम कुछ और चल रहा है, और आपको ये गेम समझना पड़ेगा भाई। यदि आपने ये गेम नहीं समझा कि आपके बच्चे की अपार आईडी बनाई क्यों जा रही है, आपसे पूछा क्यों जा रहा है कि आपका नाम क्या है, भाई सिंपल सी बात आप बताइए ना यार, क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम क्या है? मैं ये वाला पाठ सीखना चाहता हूं, तो मुझे सिखाने में दिक्कत क्या है? क्यों मुझसे 5,000 रुपया महीना खर्चा चाहिए तुमको? किसी को भी शिक्षा को व्यापार क्यों बनाए? जब बच्चे सबके हैं और बच्चे साझेले हैं, तो भाई फिर सबके लिए होना चाहिए ना? क्यों? तो हमारा विचार यह है कि शिक्षा सरकार का विषय नहीं है, शिक्षा विधानसभा का विषय नहीं है, शिक्षा मां बाप का व्यक्तिगत विषय नहीं है, शिक्षा समाज का विषय है। क्योंकि वो बच्चा अगर स्कूल में गलत चीजें सीख गया, क्योंकि वो बच्चा यदि सिलेबस में उसको जीवन जीना नहीं सिखाया, वो बच्चा अगर मास्टर जी ने जीवन के लिए तैयार नहीं किया, तो वो समाज के लिए नुकसान बनेगा, समाज के लिए दिक्कत खड़ी करेगा, परिवार के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। इसीलिए शिक्षा समाज का विषय है, हम सब का विषय है, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसमें भागीदारी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी से भी बैठकर पूछना है, और इधर गांव का सबसे अमीर आदमी बैठेगा, इधर गांव का सबसे गरीब आदमी, और अमीर आदमी को बोला जाएगा कि तेरे बच्चे के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था होगी वही उसके लिए होगी। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा ज्यादा जमीन है तो तुम ज्यादा पैसा और ज्यादा जमीन दोगे, उसके पास ज्यादा समय और मेहनत है तो वो अपना समय और मेहनत देगा। बात बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है, जिसके पास जो ज्यादा है वो दे देगा। हम कब मांग रहे हैं? जिसके पास समझ ज्यादा है वो समझ दे दो, जिसके पास जबान ज्यादा है वो ज्यादा बोल लो, जिसके पास समय ज्यादा है वो समय दे दो, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है वो टेक्निकल नॉलेज दे दो, जिसके पास जमीन पैसा है वो जमीन पैसा दे दो, और मेरे बच्चे के लिए भी रास्ता बन जाए और आपके बच्चे के लिए भी। तो मेरा बच्चा आपके लिए कभी भी प्रतियोगी नहीं होगा, वो आपके बच्चे का कॉम्पिटिटर नहीं होगा, बल्कि सह अस्तित्व में रहने के लिए एक दूसरे को मजबूरी में एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, मजबूरी में प्रेम से रहना पड़ेगा, मजबूरी में सुखी रहना पड़ेगा। और कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा सुखी हो? बताओ। तो हम ऐसी व्यवस्था का सपना देख रहे हैं, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था का सपना देख रहे हैं कि ये समाज का विषय है, सरकार से हाथ में लेना पड़ेगा अपने को। आपके गांव में सड़क के किनारे ऐसे ऐसे झाड़ हैं, यदि वो स्कूल का मास्टर जो आज गधा बना बैठा है, जो आज सिर्फ रट्टे मरवाना सिखा रहा है, जो आप सिर्फ किताबों को रटना सिखा रहा है, उसको अकल होती थोड़ी बहुत तो बच्चे को बता देता ये वाला झाड़ इस बीमारी में काम आता है, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें। एक पौधा ऐसा नहीं है जो काम का नहीं है। सृष्टि के अंदर कुछ भी नहीं बनाया प्रकृति ने जो बेकार हो। किस काम का है ये बात नहीं बताएंगे आपको। किस तरह से उसका अपने को स्वस्थ रखने के लिए और समाज में व्यवस्था बनाने के लिए इस्तेमाल करना है ये बात नहीं बताएंगे। पर हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ उनका साथ लेकर उनसे सीख करके हम हर बच्चे को हर प्लांट के बारे में और उसकी औषधीय ताकतों के बारे में बता सकें, और ये बता सकें कि अमेरिका को उन चीजों के बारे में पेटेंट लेने का कोई अधिकार नहीं है जो कुदरत ने दी है। बताओ, हल्दी का पेटेंट जो अमेरिका में होती भी नहीं, उसका पेटेंट अमेरिका लेके बैठा है, क्योंकि सबको पता है कि एंटीसेप्टिक है,
जिस दिन अंतरराष्ट्रीय कानून पेटेंट वाले और अंतरराष्ट्रीय संधियों को उन्होंने इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, उस दिन आपके किचन से हल्दी गायब हो जाएगी। मार्केट में कोई हल्दी बेच नहीं पाएगा बिना लाइसेंस के। आपके जैसे अफीम गायब कर दी, जैसे ये भांग को गायब कर दिया, और जहां है वहां पर वो लोग वो दवाई छिड़क छिड़क के उसको जला देते हैं, क्योंकि मालूम है कि भांग के पत्ते खाली पेट खाने से ये आदमी कभी दमे के मरीज नहीं होंगे, ये आदमी कभी हार्ट के मरीज नहीं होंगे, ये स्वस्थ रहेंगे। बीमारी का इलाज है, दवाई है भांग का पत्ता, इसलिए उसको नशा बना करके तो बेचेंगे, उसका तो ठेका खोलेंगे। दारू तो अवेलेबल कराएंगे हर चौराहे के ऊपर हमारे बच्चों के लिए, लेकिन भांग के पत्तों को जला देंगे। तो हमें हर वनस्पति के उपयोग के बारे में जानकारी लेकर के अपने समाज को देनी है, ताकि आने वाले समय में प्रकृति के हर पौधे के साथ हम लोग सहअस्तित्व में रह सके। जैसे इंसान के साथ रह रहे हैं, वैसे ही जानवर के साथ, और वैसे ही कीड़ों के साथ, वैसे ही पशु पक्षियों के साथ, वैसे ही पेड़ों के साथ। गलत है कि सही है भाई? सबके खेत में आप सोच कर देखो, सबके खेत में अगर सिर्फ 2 पेड़ आम के, 2 पेड़ जामुन के, 2 पेड़ अमरूद के, 2 पेड़ जमोए के, 2 फल हर फल के अगर हैं मौसमी, भाई फिर भी हो सकती है क्या कोई भी फल 500 रुपया किलो या 200 रुपया किलो है? खाद बनता फिरेगा फिर फलों का, लेकिन वो नहीं चाहते। इसलिए आपके खेत में फल का पौधा देखो कैसे गायब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सड़क किनारे नेगेटिव ऊर्जा वाले दिखावटी फल के पौधे लगाए जा रहे हैं। यदि सड़क किनारे पेड़ ही लगाने हैं छाया वाले, फल वाला क्यों नहीं? आम से बढ़िया छाया कोई दे सकता है क्या फल यार? आम से बढ़िया छाया कोई पेड़ दे सकता है? नहीं दे सकता ना। क्यों नहीं लगेगा बताओ? क्या कभी सोचा नहीं हमने? और पुराने देसी इंडिजीनियस पौधे काट करके, उनके पेड़ काट करके, मैं अभी रोहडू से आया हूं, मतलब रात को 12 बजे हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे, 12-1 बजे, और हम वहां गए, हमने वहां देवदार के पेड़ देखे। मैं अभी वीडियो डालूंगा नीडर इंडिया वाले चैनल पर। मैंने वहां देवदार का एक पेड़ देखा जिसका घेरा 30 फुट का था। एक पेड़, नॉर्मल जो देवदार का पेड़ है, जो नॉर्मल पेड़ होता है, जो लगभग 50 या 100 साल का अगर पेड़ है, तो उसकी जो कीमत है वहां मार्केट के अंदर वो लगभग 1 करोड़ रुपया है। एक पेड़ की कीमत 30 फुट के घेरे की कीमत करीब करीब 1000 करोड़ रुपया रही होगी। ऐसे ऐसे पौधे काट दिए उन लोगों ने, और वहां पर हाइब्रिड पौधे लगा रखे हैं पूरे जंगल में। तस्करी करी गई। तस्करी करने से पहले जंगल में आग लगाई गई। डायरेक्ट एनर्जी वेपन ढूंढिएगा, DEW, उसके जरिए लेजर से जंगलों में आग लगाई जाती है। जहां अचानक से आग लगने की खबरें आने लगे तो समझ लेना लगाई जा रही है हेलीकॉप्टर से। कहीं आप सोच रहे हो कि वो आग अपने आप लगती है, क्योंकि वो जंगल जलेगा नहीं तो उनकी लकड़ियों की तस्करी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा फ्रॉड है वन विभाग, सबसे बड़ा फ्रॉड। जब से ये वन विभाग आया है तब से हमारे जंगल कटे हैं, तब से हमारे खेतों से पेड़ गए हैं, वरना हमको जरूरत के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमको खेत से नहीं मिलती थी। आज आपको प्लाई लानी पड़ती है, वरना आपके हर घर, हर खेत में मैंने शीशम देखी है, अपनी नजर से, अपनी आंखों से देखी है, हर खेत में। और जो देवदार का वृक्ष था मैंने देखा, हर परिवार के पास देवदार का, वो मैंने लोगों से बात करी, उन्होंने बताया कि हमारे यहां तो देवदार एक बार अगर घर में इस्तेमाल हो जाए तो 1000 साल तक तो उसमें घुन नहीं लगता, दीमक नहीं लगती, पानी में फूलता नहीं, धूप का असर नहीं होता, कभी खराब ही नहीं होता। वो ऐसी लकड़ी है, कभी भी खराब नहीं होती। और गांव वालों को वो पेड़ काटना मनाही है, जुर्माना है, और वन विभाग ट्रक के ट्रक भर के कहां लेकर जा रहा है किसी को नहीं पता। मेरा सवाल यह है जनता सरकार मोर्चा की तरफ से, यदि वो आपका सवाल होगा तो आपको भी बताना है। मेरा सवाल यह है कि यह धरती किसने बनाई? नेता ने बनाई कि अफसर ने बनाई? किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई? पेड़ किसने बनाए? तो इन हरामियों को धरती बेचने की परमिशन किसने दी? जंगल काटने की परमिशन कितने दी? किसने दी? मैं ये कहता हूं पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए बिना जरूरत के। बताओ गलत है कि सही है? हैं? मुझे घर में खाना खाने के लिए लकड़ी चाहिए, मैं उसकी तस्करी कभी नहीं करूंगा, उतनी ही लाऊंगा, वो उतनी तो जंगल वैसे ही दे देता है।
उसके लिए आपको पेड़ से हरा पेड़ काटने की जरूरत नहीं होती है। हरा पेड़ काटने की जरूरत होगी लालची लोभी तस्करों को, और यह काम होगा जमीन के नीचे जो कीमती खनिज हैं उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उन खनिजों पर देश के नागरिकों का अधिकार है। इस देश में जितना कोयला है ना, सिर्फ उस कोयले से जो आमदनी होती है, वो आमदनी भारत के खजाने में जमा हो जाए तो इस देश में 140 करोड़ लोगों को हर महीने लगभग 20 से 30 हजार रुपया मिल जाएगा, सिर्फ कोयले से हर महीने। यदि आज के वक्त जितना सोना भारत में मिला है, जिनके लिए जंगल काटे जा रहे हैं, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, श्रीलंका, उसके श्रीनगर के, मतलब जम्मू के लिथियम के लिए, वो तो लिथियम के लिए हो रहा है। इधर जो सोने की जो खदान मिली है, उस खदान में मिला हुआ सोना यदि भारत की ट्रेजरी में जमा हो जाए और उसके बराबर के नोट छापकर 140 करोड़ लोगों को बांटे जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 350 ग्राम सोना आता है, 35 तोले सोना। इतना सोना देश की धरती पे अब मिला है, और उस सारे को बेच करके उद्योगपति अमीर पे अमीर बनता जा रहा है, और आपके बच्चे पीजी में रहकर कचरे वाला तेल खाकर उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 99.9% फेलियर की गारंटी है। अगर आप सोचो, हमको खाली सवाल ही तो पूछना है कि प्रॉफिट उसको क्यों। मुझसे पूछा किसी ने, अभी पीछे बैठे थे, मीटिंग चल रही थी, मैंने कहा ये मशीनें फैक्ट्रियों से गायब होनी चाहिए। उसने कहा तुम तकनीक के खिलाफ हो। मैंने कहा मैं तकनीक के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पर 140 करोड़ लोगों के पास 280 करोड़ हाथ हैं, वो उन हाथों का करेगा क्या? यदि उसे काम नहीं दिया गया तो हमारा बच्चा इंस्टाग्राम पे अश्लील रील देखने में लगा रहेगा, ऐसे स्क्रॉल करने में। उस हाथ का इस्तेमाल वो या तो इस काम के लिए करेगा या हस्तमैथुन के लिए करेगा। मुझे नहीं चाहिए अगला ऐसा समाज। आपको चाहिए क्या? आपको नहीं दिखाई दे रहा आपके आसपास सारा बच्चा बर्बाद होता हुआ? आपके बच्चों को जो कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है उसके अंदर एंडोसल्फान जैसे प्रोडक्ट हैं, उसके अंदर वो है जो आपके गांव, आपने दूध निकालने के लिए गाय भैंस को टीका लगाया जाता है, वो दूध रोक नहीं पाएगी गाय या भैंस वो टीका लगने के बाद। तो जो वो कोल्ड ड्रिंक हमारी बच्चियां पिएंगी, क्यों नहीं होंगे उनको मेंसेस 10 साल की उम्र में? क्यों पीरियड्स नहीं आएंगे? आएंगे भैया, वो सारे हार्मोन खराब होंगे उनके, वो आने वाले टाइम में लेस्बियन बनेंगी, वो बच्चा गे बनेगा। इसलिए एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके खाने में वो गंदगी दी गई है। कोई एफएसएसआई काम नहीं कर रहा है। किसी पीजी में, किसी दुकान पर जाकर चेक करोगे, अपने बाजार के अंदर, अपने गांव की दुकान पर जाकर चेक करो, ये सारे बच्चे बैठे हुए, जो नौजवान बच्चे बैठे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज मेरी बात मानकर सिर्फ एक दिन अपने जीवन का डेडिकेट कर दो इस काम के लिए कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली कौन सी चीज आपके सेहत के लिए फायदेमंद है और कौन सी खराब है। एक बार जाओ, देखो, पता करो, दुकान पर जाओ, बिस्किट का पैकेट उठाओ, उस बिस्किट के पैकेट के अंदर देखो क्या है। मान लो काजू का बिस्किट है, लिखा हुआ है कैश्यू बिस्किट। पता करो कैश्यू कितना है उसमें, काजू कितना है, पता कितना मिलेगा? 0.1%। काजू के बिस्किट में काजू 1% से कम। बाकी क्या क्या मिलेगा? फाइन फ्लोर यानी मैदा, जो कि जहर है, अंदर जमा होता है, कभी हजम नहीं होता। ठीक, और क्या मिलेगा? जो एसिड रेगुलेटर्स, जो आपको कैंसर करेंगे। और क्या मिलेगा? प्रिजर्वेटिव्स, जो आपको कैंसर देंगे। उसमें लिखा होता है आर्टिकल 311 क्या होता है, सर्च करो कि 311 का मतलब क्या है, फिर सर्च करो उस 311 के साइड इफेक्ट क्या है, और फिर देखो आपके घर में वो बीमारी है कि नहीं। जो चीज आप घर में खा रहे हो, देखो उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। नमकीन का पैकेट उठाओगे, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रेन या उसमें मिलेगा आपको पाम ऑयल के अंदर, यानी या तो वो आपके पेट में कभी हजम नहीं होगा या उससे कैंसर होगा, या कॉटन सीड वाला जिसमें है। कॉटन सीड में तो एक वो नमकीन आती है, एच से शुरू होता है, एम पे खत्म होता है, नाम क्या है पता है ना? नाम मैं क्यों एडवर्टाइजमेंट करूं उसकी मन से, पर बात यह है उसके अंदर देखो कॉटन सीड ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। कॉटन सीड ऑयल का मतलब है बिनोले का तेल। बिनोले का तेल निकलता है कपास से। भारत में कपास है बीटी कॉटन है जीएम,
जेनेटिकली मॉडिफाइड, और जो भी बच्चा, जो भी जानवर जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना खा रहा है, या तो वो या उसकी अगली पीढ़ी नपुंसक या बांझ होनी है। ये ब्राजील की सरकार ने अपनी रिपोर्ट में 2020 में दे दिया था, 20 साल की रिसर्च करने के बाद। अब आप सोच कर देखो, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली, दुकान पर इस्तेमाल होने वाला, चाहे ब्रेड का पैकेट है, चाहे बिस्किट का पैकेट है, नमकीन का पैकेट है, कुरकुरे है, चिप्स है, उसके अंदर क्या आइटम है, एक बार सर्च करो उस आइटम का साइड इफेक्ट शरीर पर क्या है। इतना तो कर ही सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी आपको, आप खुद सर्च करो कि ये आइटम है, इसका ये साइड इफेक्ट है। आपको अपने बच्चों को वो चाहिए तो दिलाओ 100 बारी, नहीं चाहिए तो भैया उन बच्चों के लिए वो आइटम बनाना चालू करो जो हेल्दी हो। यार हमारे पास गेहूं की कमी थोड़ी है, अपना आटा नहीं हम लोग बना सकते क्या मोटा? क्या हम अपने घर का दूध नहीं ले सकते? क्या हम अपने घर का, मतलब हम पैकेट वाला प्रिजर्वेटिव वाला जहर चाहिए अपने बच्चों को पिलाने के लिए? क्या हम अपना घी लेकर अपना बिस्किट नहीं बना सकते? क्या हम अपने चने से अपनी नमकीन नहीं बना सकते? क्या हम अपने बेसन से अपनी नमकीन नहीं बना, भुजिया नहीं बना सकते? अपने आलू से भुजिया नहीं बना सकते? हमारे पास किस चीज की कमी है मेरे भाई? और अगर नहीं है, अभी बना नहीं सकते हो, इतनी जमीन पड़ी है किसानों की, उन किसानों के साथ बातचीत करके बोलो ना कि तुम भैंस पालो, हम भैंस ला के देंगे, तुम पैसा हम देंगे, तुम चारा दो, दोनों मिल बांट के खाते पीते हैं। देखो दूध आपके बच्चों को फ्री मिलेगा, दूध मतलब बेहतर मिलेगा, प्योर मिलेगा, घी प्योर मिलेगा, गेहूं प्योर मिलेगा, चावल प्योर मिलेगा, हर चीज प्योर मिलेगी। लेकिन आज शहर में रहने वाला एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को प्योर खिला पा रहा है। एक भी, जिसको पता है वो केवल अलग बात है। मोर्चे के लोग हैं वो आपस में कांटेक्ट करके रखते हैं, भाई तू गेहूं उगा रहा है, तू चावल उगा रहा है, तू चना उगा रहा है, तो मेरे से चना ले लियो, मेरे को ये दे दियो, कीमत अपनी तय करी रखी है तो इस हिसाब से इतने चने का इतना गेहूं बनेगा, दोनों को प्योर मिल जाएगा, वो अलग कहानी है। लेकिन बाजार से आपको कुछ भी सही नहीं मिल रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको माटी भी बचानी है, आपको किसान भी बचाना है, आपको जमीन भी बचानी है, और मुझे बता दो पूरे गांव में कौन है इसके खिलाफ। मैं ये गांव बैठा है, गांव से पूछ रहा हूं, हो सकता है कोई इनके खिलाफ? तो जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, इन सारे मुद्दों पर जब तक गांव का एक एक आदमी सहमत नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ेंगे।